बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं ज़ुल्करनैन शेख। स्मोक को लेकर हुक्मरानों में, नून लीग में आपसी लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये वो निशानी है जब सारे कसूरवार होते हैं तो फिर वो एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं। वो जो बच्चों में नहीं होता था, जब आप किसी बच्चे को किसी चोरी पर, किसी खाने की चीज़ पर या किसी कसूर पर पकड़े तो वो साथ कहता था मैंने ये नहीं किया, इसने भी ये किया, इसने भी ये किया। जी हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब स्मोक के मामले पर भड़क उठे और उन्होंने ये कहा है कि ये जी स्मोक पर जो आप फसलों की बाकियात को आग लगाने पर मुकदमात कर रहे हैं, ये इनमें तो इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो इंडस्ट्रियलिस्ट का है और उस पर ब्यूरोक्रेसी को पकड़ा जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आपने गुफ्तगू सुनी होगी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, जो कि लंदन में मौजूद है अपने अब्बा जान के साथ। वहाँ पर उन्होंने बड़े प्यारे से सन ग्लासेस लगाए हुए थे और वहाँ पर उनसे जब ये स्मोक का सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि ये साल साल का मसला है और ये अचानक से नहीं आया और ये अचानक से ख़त्म भी नहीं होगा। आज के वीलॉग में मैं कोशिश करूँगा कि ये बताऊँ कि ये जो साल का मसला है इसको पैदा करने वाले कौन लोग हैं और क्या ये स्मोक का मसला ख़त्म करने के लिए पंजाब हुकूमत ने या हमारे हुक्मरानों ने कोई भी ऐसा काम किया है जो इंटरनेशनली स्मोक के तदारुक के लिए किया जाता रहा है। क्योंकि स्मोक का शिकार पाकिस्तान पहला होने वाला मुल्क या लाहौर या पंजाब पहला होने वाला मुल्क नहीं है। पहले तो ये अगर हम दोनों फिनोमिनास को समझें, एक तरफ फसलों की बाकियात को आग लगाने वाली बात और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सेंस की बात, तो दोनों तरफ कसूरवार कौन होंगे? आपके हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी। अगर फसलों की बाकियात को आग लगाने की रिवायत बनी हुई है पंजाब के अंदर, तो ये भी हकीकत है इसका हल निकला हुआ है और आज का नहीं निकला हुआ, कम से कम 2 दहाइयों पहले का निकला हुआ है। जो सर्दियों में फसलों की बाकियात को अपर पंजाब के अंदर या सेंट्रल पंजाब के अंदर आग लगाई जाती है, वो फसल है धान की, चावल की। उस धान की फसल की बाकियात को आग लगाकर कोशिश की जाती है कि जल्द अज जल्द ज़मीन फारिग करवा ली जाए और अगली बुआई जो गंदम की है वो कर ली जाए। अब इससे बचने के लिए, जब ये स्मोक हमारे पास पहली बार नहीं आई, चाइना के अंदर चाइनीज़, आप याद रखिएगा, हर उस मसले को काउंटर करते हैं जो इस तरह का माहौलियाती या इस तरह का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मसला बन रहा हो, वो इसका एक पक्का हल ढूंढते हैं। तो उन्होंने इसका पक्का हल ये ढूंढा कि उन्होंने ऐसे बीज बनाए, ऐसे सीड डेवलप किए जिससे गैप जो है वो मिल गया। यानी कि आपको नवंबर में जो गंदम की काश बुआई करनी पड़ती है, उन्होंने ऐसे बीज बना लिए कि आप दिसंबर तक जा सकते हैं और दिसंबर में जाके उन बीजों की बुआई करें और फिर आपको वही गंदम की जो पैदावार है वो मिल सकती है, टाइम पे मिल सकती है। और इस गैप से उन्होंने जो फसलों की बाकियात को आग लगाने वाली कहानी थी उसको ख़त्म किया और साथ साथ उन्होंने एजुकेट किया अपने किसान को, अपने जो एग्रीकल्चर से डेवलप लोग थे उनको एजुकेट किया कि फसल की बाकियात को आग लगानी नहीं है और फैसिलिटेट भी किया, मशीनरी प्रोवाइड की, वो मशीनरी प्रोवाइड की जिससे ये फसल जो खेतों की सफाई है ये हो सकती है और उससे ज़र मुबादला भी कमाया। जी हाँ, ये एक ऐसा साइकिल है जिसके स्मोक से बचाव और स्मोक से बचाव के परमानेंट हल दोनों इसी में छुपे हुए हैं। वो किस तरह? वो ऐसे कि ये जो फसलों की बाकियात को आप आग लगाते हैं, यहां से आप अंदाजा लगा लें कि एक अगर खेत है 10 एकड़ का और उसके अंदर आप एक कोने में आग लगाते हैं और उसके बाद धड़ाधड़ आग लगी जाती है। इसका ये मतलब है कि ये जो फसलों की बाकियात है ये बड़ा यूजफुल फ्यूल है। ये जो टायरों को आग लगा के भट्ठों के अंदर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, इवन स्मोक का सीजन ना हो, आम सीजन हो, आलूदगी तो वो पैदा कर रहा है। ये सबसे मिनिमम, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सेंस का फ्यूल है जिसका यूजेज जो है आसान भी होता है और स्मोक के अलावा दिनों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो पैसे जो इस फसलों की बाकियात को ख़त्म करने के लिए खेतों की सफाई पर मशीनरी के लिए लगते हैं, वो उससे भी ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं इसी बाकियात को इस्तेमाल करके एज ए फ्यूल। और इस बाकियात को जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जो आजकल विंडा वगैरह बनता है, विंड वगैरह जो कि जो दूध देने वाले जानवर या गोश्त के लिए जो जानवर पाले जाते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। सो चाइनीज़ ने ये किया और तकरीबन 5 साल से 2019 से चाइनीज़ ने
पंजाब की हुकूमत को इन सीड्स के बारे में बताया, मुतारफ़ करवाया। इसके कई एक्सपेरिमेंट भी हुए फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, पर इसको हुकूमती तौर पर बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं किया गया। अब ये किसका कसूर है, ये तो अब खुद सारे हुक्मरान बैठकर देख लें। बहरहाल ये कसूर अफसरशाही का भी है, हुक्मरानों का भी है। अब अगर आप मौजूदा मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को कहेंगी, वो कहेंगे जी साल पहले हम आए हैं, 1.25 साल पहले हम आए हैं, उससे पहले जनाब उस्मान बुज़दार साहब थे। उस्मान बुज़दार साहब को अब कहेंगे तो वो कहेंगे जनाब मेरा तो एक ही टेन्योर था, उससे पहले तो पूरी 2007 ऑनवर्ड जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट रही है। सो ये आपस में लड़ते रहे, पर ये हल कहीं ना कहीं मौजूद था और इनको प्रोवाइडेड था, पर किसी ने अमल नहीं किया। दूसरा, जो स्मोक अगर एक दफ़ा पैदा हो जाती है तो ये समझने की बात है कि स्मोक पैदा होने के बाद आपके ऊपर खड़ी होती है और उसको ख़त्म करने का वाहिद हल ये होता है कि बारिश हो जाए। और अगर बारिश ना हो तो वो स्मोक वहीं पे मौजूद रहेगी। आप पूरा शहर बंद कर दें, हर किसी को उसके घर के अंदर बंद कर दें, पर जो धुआं पहले पैदा हो चुका है, स्मोक की सूरत हाल अख्तियार कर चुका है, वो वहां पर मौजूद रहेगा। उसके तदारुक के लिए जो फौरी तौर पर तदारुक था, वो तरीका है स्मोक टावर का। अब देखते हैं ना कंपैरिजन दिल्ली का, कि जी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 272 है, दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर अगर लाहौर है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 कुछ है। उसकी वजह यह है कि दिल्ली के अंदर परमानेंट स्मोक टावर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद स्मोक को सक करते हैं और फिर उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि नीचे से साफ करके हवा निकालते हैं। सो एक मशीनरी हर वक्त, वो दूसरी प्रिकॉशंस भी लेते हैं कि ये जनाब गाड़ियों की आमद रफ्त कम, जो फ्यूल का जलना है उसको किस तरह कम किया जाए, बाकी मेजर्स भी होते हैं, पर जो ऑलरेडी हवा में स्मोक बनी होती है उसको सक करने का भी प्रोसेस होता है। वो लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर आपको कहीं मौजूद नजर नहीं आएगा। और इस पर टेक्नोलॉजी में भी मैं पिछले अपने वीलॉग में बात कर चुका हूं कि नस्र के स्टूडेंट्स ने कब से वो बेचारे स्मोक टावर की टेक्नोलॉजी बना के बैठे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है, उनसे सुनने वाला कोई नहीं है। दिहाड़ी लगानी है, लगानी है, लगानी है, पता नहीं कहाँ से अब स्मोक टावर जो है वो इंपोर्ट होंगे अगले साल। अभी तो आप मरते रहें, आप लाहौर में सांस की जंग लड़ते रहें। दूसरी तरफ आपको ये जो लड़ाई सुनाई दे रही है कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी लड़ाई में कहा कि जी हम इंडिया से स्मोक इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ख्वाजा साहब आपसे पूछता हूँ, मेरा तो बहुत ही छोटा, हमें बहुत आसान हल लगता है हम इंडिया पर इल्ज़ाम दे दें, हम इंडिया पर इल्ज़ाम दे दें। ओ भाई, अगर स्मोक इंडिया से इंपोर्ट हो रही है तो मुल्तान में भी इंडिया से आई है। खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा ना, ज़रूर ये हमारी हवा मशरिक़ से मगरब भी चलती है, मगरब से मशरिक़। कल वो इंडियंस कहेंगे कि जनाब स्मोक तो पाकिस्तान से आ रही है। हमें कम अज़ कम, फिर अगर आप ये कहते हैं स्मोक, अब अगर दोनों तरफ से धुआं पैदा हो रहा है तो क्या दोनों तरफ पर जो इसको स्मोक से तदारुक के लिए तरीक़ाकार हैं वो क्या इक्वालिटी पे हैं? तो आप पीछे हैं भाई। आपने ना स्मोक टावर लगाए हैं, ना आपने उन बीजों को दिया है कि यार किसान के पास एक टाइम मार्जिन, और कितनी मशीनरी आ जाएगी, कितने पैसे आ जाएंगे। ये जो टूर कर रहे हैं ना बार बार, मैं अब इसलिए ये बात कर बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखें हुक्मरान जो होते हैं वो हर चीज़, अगर आपके पास हुकूमत है, आपके पास हुक्मरानी का हक है, तो तंज भी और जो कहते हैं ना तनकीद भी, और किसी भी मामले के अंदर कसूरवार भी हुकूमत ही होती है, अपोजिशन नहीं होती। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो मेरे वीलॉग को सुनने के बाद शायद समझते हैं कि मेरी एफिलेशन किसी एक तरफ ज़्यादा है सियासी तौर पर, तो मैं उनको बार बार ये कहूँगा मेरी एफिलेशन सिर्फ एक चीज़ के साथ है, वो है पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम। सो अगर हुकूमत के पास, हुकूमत वक्त के पास अख्तियारात हैं और उनके पास रिसोर्सेज हैं, और वो उन अख्तियारात को या रिसोर्सेज को बजाय इसके कि अवाम की फलाह की इस्तेमाल करे, वो अपने गले के इलाज मुआवजे के लिए। अब मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास कन्फर्म इतला है कि जिस जेट पे मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा अपनी पूरी वो मरीम औरंगजेब साहिबा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को लेकर जनेवा गई, $12,000 पर आवर के हिसाब से वो जेट फ्यूल लेता है, तो क्या ये आम किसी फ्लाइट पर नहीं जा सकती थी? उसमें भी इन्होंने बिजनेस क्लास करवानी थी। सो जितने पैसे आप अपने, ये पता नहीं वो सुनने में आ रहा है, अब ये मेरे पास बिल नहीं है, पर सुनने में आ रहा है कि जिस होटल में वो स्टे कर रही थी €5700 पर डे के हिसाब से वो होटल था पर रूम। सो सस्ता नहीं होगा, आम से आम। मैं यूरोप कई दफ़ा गया हूँ, हमें
2-3 راتیں ہوٹل میں سٹے کرنا پڑتا تھا, 6-6 گھنٹے تو ہم ہوٹل ڈھونڈتے تھے کہ یار سستا کون سا مل رہا ہے, سستا کون سا مل رہا ہے. تو عام ترین ہوٹل آپ کو 200 سے 250-300 یورو میں پر نائٹ کے لیے ملتا ہے ایک کمرہ. سو یہ تو ماشاءاللہ ہمارے جیسے کوئی عام عوام الناس تو نہیں ہے نا جو وہاں پر ہیں. سو آپ کے پاس ریسورسز خرچ کرنے کے لیے تو بڑے آ جاتے ہیں اپنے اوپر, پر لوگ کچھ کروڑ روپے مانگے تھے نسٹ کے اسٹوڈنٹس نے. اسموک ٹاور لگتے, اس اسموک کو سک کرتے, کچھ تو سانس آتا. آج وہ مثال عام ہوئی ہوئی ہے لاہور کے اندر کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ کھنگیا ہی نہیں. مثال تو تھی جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں, اب جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ کھنگیا ہی نہیں. اور چھوٹے بچے, بزرگ, بڑے, آپ رات کو سوتے ہیں, سوتے 2 گھنٹے بعد آپ کی ناک بند ہوتی ہے, گلا بند ہوتا ہے, آپ اٹھتے ہیں, کھانستے ہیں, پانی پیتے ہیں. مطلب ایک ایسی سانس کی جنگ چل رہی ہے جس کے بارے میں اب بین الاقوامی ماہرین, طبی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسموک کے ان ایریاز میں, اسپیشلی جو لاہور اور یہ ایریاز جہاں پر اسموک کا یہ غلبہ کئی مہینوں رہتا ہے, یہاں پر رہنے والے لوگوں کی اوسط عمر میں 10 سال کی کمی آئے گی. میں مسلمان ہوں, مجھے موت برحق ہے, کسی اللہ کی ذات کے حق میں میں کیا صحتیں بنا کے کروں گا جب موت سر پہ کھڑی ہوگی. پر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ہر انسان کو پورا جینے کا حق ہے. اور کیا یہ بات حکمران اپنے بچوں کے لیے برداشت کریں گے کہ خدا نہ خواستہ ان کے بچوں کو بھی ایسے ہی کھانسی ہو رہی ہو اور ایسے ہی وہ جو ہے وہ مشکل سے سانس لے رہے ہوں. لاہور میں ایک اور تھوڑا سا بیوروکریسی, میں کہوں اللہ کی ذات نے پاکستان کی بیوروکریسی کو جتنا نیگیٹیوٹی میں دماغ چلانے کی صلاحیت دی ہے, اگر وہ پازیٹیوٹی میں چلا لینا تو یہ ملک ہی بدل جائے. اب وہ جناب کہہ رہے ہیں جناب آپ مالز میں پیوریفائر لگا لیں, فلاں جگہ پہ پیوریفائر لگا لیں. کاغذی کارروائی اتنی ایک کرتے ہیں یہ لوگ, کاغذی کارروائی کہ اللہ کی پناہ. پریکٹیکلی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. سو اسموک پر خواجہ آصف, مریم نواز, ان کی لڑائی جو ہے وہ اب افسر شاہی کی, کوئی اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے کہہ رہا ہے کسان نہیں ہے, کوئی اپنا ووٹ بینک بچانا انڈسٹریل نہیں ہے, کوئی بھی نہ ہونا تو سارے ہی جنہوں نے یہ پیدا کی ہے وہ بھی سانس لے رہے ہیں. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی گورنمنٹ کا کام ہے, اس کا حل نکالنا بھی گورنمنٹ کا کام ہے. اور یقین کریں یہ اسموک پہلی بار لاہور ہی یا پنجاب پہ نہیں آئی, یہ لندن جیسے شہروں کو لے چکی ہے. ایسے شہروں کو جنہوں نے ان سے چھٹکارا لیا, ہمیں کیوں نہیں اس کا حل ملتا؟ یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے, صرف تھوڑا سا سیریس سٹیپ اور بر وقت سٹیپ لینے کی بات ہے. پر میرا خیال ہے نہ تو ہماری بیوروکریسی اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, نہ حکمران انٹرسٹڈ ہیں. سانس لینے کی جنگ میں عام پاکستانی, عام لاہوری, عام پنجابی مر رہا ہے اور ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بہرحال آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, یہ قوم ہے, یہ ملک ہے, آپ کی حکمرانی ہے, آپ کی افسرشاہی ہے. اور اگر یہ لوگ ایک دفعہ کسی بات پہ تہیہ کر کے کسی کے خلاف ہو جائیں تو پھر تاریخ بھی گواہ ہے اور پاکستانی سیاست بھی گواہ ہے کہ پھر آپ کا نام بھی نہ ہوگا وہ کہتے ہیں نا ان کھاتوں میں جن میں آج آپ حکمرانی کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. بہت شکریہ.